धर्मशाला प्रेस क्लब के सदस्यों का यहाँ स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। हम सॉरी कि थोड़ा सा डिले हो गया है और मैंने देखा जब जब हम डीपोलो में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो थोड़ी डिले ही हो जाती है। मैं परिचय से शुरुआत करूँगा। मेरे साथ श्री संजय कपूर जी हैं, आप आज के मुख्य प्रवक्ता हैं। आप AICC के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं पिछले 10 वर्ष से, और आप जो है वो 2 टर्म 10 साल MLA भी रहे हैं हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर UP से, और इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसके ये कोऑर्डिनेटर हैं। AICC से नियुक्ति है इनकी, ये हमारे साथ ही रहेंगे अगले 10-15 दिन। मेरे साथ डॉक्टर कैलाश पराशर जी हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मेरे साथ MLA साहब हैं, नीम का थाना से आए हैं, मिस्टर सुरेश मोदी जी। आप MLA हैं, कांग्रेस के सिटिंग MLA हैं राजस्थान में। इनकी भी जो है वो प्रभारी हैं अभी हमारे साथ इस इलेक्शन कैंपेन में। और मेरे साथ जितेंद्र चौधरी जी हैं, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं शिमला, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सॉरी, शिमला जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है उसके ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय कपूर जी से कि आज की प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे पक्ष को रखने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे भाई संजीव जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे उसके शिमला के जिला अध्यक्ष जी हैं, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सब मंच पर आसीन हैं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पहले तो मैं अपना आपको परिचय दे दूंगा, फिर मैं उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा 5 मिनट। मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर, जिला रामपुर है, वहाँ से मैं 10 साल अभी विधायक रहा हूँ। और लोकसभा का चुनाव भी मैंने 2014 में पीलीभीत से मेनका जी के जहाँ से लड़ती हैं वहीं से लड़ा था, और 2019 में मैंने रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस समय मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, मध्य प्रदेश में पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पार्टी का लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय रहा था। आज मुझे जब ये बताया गया कि मैं परसों रायबरेली में था, मुझे जब मैसेज आया कि आपको कांगड़ा लोकसभा के लिए जाना है चुनाव में, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं आज ऐसी जगह पे आ रहा हूँ और ऐसे इंसान के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है काम करने का, जिसके साथ मैंने 1984 में 1984 में मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करता था, और उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, आनंद शर्मा जी। वो एक अच्छा दौर था, अच्छे शुरुआत थी हम लोगों की राजनीति में। उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत परसों रायबरेली से आके आपके बीच कल पहुंच गया था। दिन भर मैं बार रूम में लोगों से चर्चा करी, बात करता रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिमाचल का कुछ जानकारी कम थी, तो मैंने कहा जानकारी उसे शेयर करने की कोशिश करी, और रात तक हम लोगों ने बहुत चर्चा करी सभी लोगों से। और ये कांगड़ा के लोगों के लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे चुनाव लड़ा है लोकसभा का, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश में क्या दुनिया में उनकी एक पहचान है, और अपनी प्रखर वक्ता के रूप में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए आनंद शर्मा जी जाने जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, बहुत क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है तरक्की के लिए, विकास के लिए। जो उनकी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की रही, उन्होंने मंत्री के रूप में भी उन्हें मजबूती से रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कांगड़ा की जनता उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो कांगड़ा के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो कांगड़ा के लोगों की जो आवाज़ है, वो दिल्ली तक पहुंच सके, इसके लिए एक ऐसे मजबूत इंसान की आवश्यकता भी थी कांगड़ा को। और जिसको पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, और मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ से जीतेंगे। और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें मजबूत मंत्री के रूप में वो चुने आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ की जो समस्याएं हैं लोकल, बहुत समस्याएं तो हर जगह हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, NDA गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से कर रखा है, उसमें कहीं ना कहीं
जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और मुझे यकीन है जो यहाँ की लोकल की समस्याएं जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिली है, जैसे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। और जो यहाँ का एयरपोर्ट है उसके भी एक्सपेंशन की बात है, वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। और अगर ऐसे इंसान चुन के जाएंगे जो अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, तो यकीनन इस क्षेत्र का भी विकास होगा। बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल से जुड़ी होती हैं वो मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उनकी जो कार्यशैली है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है, मैंने देखा है उनकी कार्यशैली बड़ी बेबाक है, बहुत साफ सुथरी छवि है, अच्छे से काम करना वो जानते हैं, लोगों को जोड़ने की कला उनमें है, क्षमता है। और जिस तरीके का उनका ये उन्होंने अपने जो कार्य किए हैं, ये तो शायद आपको अभी सभी लोग हमारे साथी लोग दे चुके हैं, ये मिल गया है। और उनकी जीवन शैली के बारे में तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वो सभी लोग जानते हैं कि उनका कार्य करने की क्या कला रही है और कितने लंबे समय से उन्होंने पार्टी की भी सेवा करी है। और जहाँ सरकार में जरूरत पड़ी तो सरकार में भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जो परिप्रेक्ष्य में इस समय हालात हैं, उसमें आनंद शर्मा जी जैसे इंसान का जीतना बहुत आवश्यक है, कांगड़ा के लिए भी आवश्यक है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैडम सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है 5, मुख्य रूप से 5 हैं, बाकी तो बहुत सारी गारंटी हैं जो योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में क्या फ़र्क है ये इससे साबित हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसे पूरा किया है, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी रही हो 71,000 करोड़ का, या मनरेगा योजना रही हो, या बहुत सारी ऐसी योजना जब आवश्यकता रही है उसे पूरा करने का काम किया है। आज जब नौजवान बेरोजगारी की तरफ खड़ा है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को महसूस किया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में ये निश्चय किया है कि सरकार बनने पर हम 1 लाख रुपए प्रत्येक नौजवान को जो पढ़ के आएगा, अपना अप्रेंटिस करने जाएगा, तो 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष उसे देने का काम उसी दिन से करेगी जिस दिन से वो अप्रेंटिस के लिए जाएगा या अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा ग्रेजुएशन का, उसे मिलने का काम होगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नौजवानों को पहला एक तरीके से रोज़गार मिलने की बात आई है, जो बेरोजगार नौजवान है उसको कैसे सहारा दिया जाए। इसके अलावा 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो रोज़गार देने की बात करी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष, तो मैं समझता हूँ 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए थे। रोज़गार तो नहीं मिला, उतने बेरोजगार जरूर हो गए। तो 30 लाख पद खाली पड़े, उनको भरने का काम किया जाएगा। और जो नकल पे सख्त कानून लाने का काम किया जाए, क्योंकि जो अच्छी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता उसका, और जो नकल पे विश्वास करने वाले लोगों उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है कभी कभी, तो उसको भी एक सख्त कानून आएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए करा जा रहा है, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, जो किसी भी गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी या जिम्मेदार महिला होगी, उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 8,500 रुपये महीना प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह दिया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का घोषणा उसी दिन से होगी जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिल पाया कि उनकी बात को सुन सके, तो उसको जिस दिन सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में ही MSP का कानून लागू किया। बदलाव चाह रही है जनता, महंगाई से बेरोजगारी से दुखी है। नहीं चाहूँगा देखिए ऐसा होता है ना, अभी ये 5 साल का टेन्योर मिला है, तो एक एक करके अभी पूरे होगा। सिलेंडर आपका 500 रुपये का मिल रहा है और फ्लैट आ गया था नहीं, जो वायदे करे हैं वो सब पूरे करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वायदों को पूरा किया, मुझे पूरा विश्वास है ये वायदा जो करा है ये भी जरूर पूरा। जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए और किसानों के लिए हमेशा काम किया है। ये तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात है जी, तो इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया भी रहेगा? गरीब परिवार की महिलाएं
जो होंगी इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्तमान में जो 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और आपका दावा है कि जल्दी ही 500 का हो जाएगा, ये 500 का कैसे करेगी सरकार और इसके लिए धन का प्रभाव कहाँ से आएगा? ये देखिए, अभी इससे पहले राजस्थान में सरकार थी, राजस्थान में 500 रुपये का कांग्रेस ने की सरकार सिलेंडर करा था, तो उसमें जी नहीं, इसके अलावा कर्नाटक में है, कर्नाटक में भी दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दिया, यहाँ भी किया जाएगा, क्योंकि फ्लड आ गया था, थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में सब जो वायदे किए हैं उन सबको पूरा किया जाएगा। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जो गारंटियां थी वो तो पूरी नहीं हो पाई हैं, अब किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, अभी तो समय 1.5 साल का जो आप बकौल आपके समय है, सब गारंटी जो वायदा कांग्रेस ने किया, कभी कांग्रेस ने कोई वायदा ऐसा ना किया है, नहीं किया है जो पूरा ना किया हो, ये भी वायदा पूरा होगा। कोई 5 वायदे जो उनके पुराने थे उनमें जो करे थे उन्हें पूरे कर भी दिए, जो बाकी वायदे वो भी पूरे किए जाएंगे। तो कांग्रेस हर एक मंच पे ये कह रही है कि बीजेपी ने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, हिमाचल में बात करें तो 1 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस सरकार ने भी कही थी, 10,000 रोजगार में नहीं पाए हैं, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, बिल्कुल करेंगे, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगी तो यकीनन जो काम सेंट्रल के थ्रू होने के होंगे उसके थ्रू होंगे, और जो स्टेट को जब मदद मिलेगी तो यकीनन जब दोनों सरकारें कांग्रेस की होंगी या इंडिया गठबंधन की और स्टेट में कांग्रेस की सरकार, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो यकीनन उसका लाभ जनता को पहुंचेगा। मतदान में काफी लंबी लाइनें, क्योंकि लोग बहुत संख्या में वोट डालने सुबह के रुझान जहां तक, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, जनता बदलाव चाह रही है। मैं परसों अमेठी था, उससे एक दिन पहले रायबरेली था, तो वहाँ जो जोश मैंने देखा पब्लिक में, पब्लिक निकल के खुद आ रही है कि बदलाव का एक माहौल है पूरे देश में, उसका असर उत्तर प्रदेश में आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। ये मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वक्त में इसका जो ज़्यादा पब्लिक निकल के आई है वो यकीनन बदलाव के लिए निकल के आ रही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल ओपीएस को लागू करेंगे, और वो क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो उसे उस तरीके से हम अपने शामिल, तो भी राहुल जी ने अमेठी में बोली थी। ये जो अग्निवीर का एक इशू बहुत ज्वलंत इशू है आज के समय में देश में, नौजवान बड़े शौक से फौज में जाना चाहता था, अब उसे यही नहीं पता कि वो 4 साल नौकरी करके फिर क्या करेगा। तो यकीनन कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो एक स्थायी नीति लागू की जाएगी जिससे जो फौज में शामिल होगा, जैसे पहले उसे पेंशन मिलती थी, उसे शहीद का दर्जा मिलता था, अब ये क्या अन्याय है जो 4 साल नौकरी करेगा जिसमें 2 साल जिस तरीके से आए उनको जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये उसका ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। तो एक तो लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना है, सबको जो इसका जो हक है वो मिलना चाहिए, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, तो ये सब मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार इसे चला पाएगी। जो सरकार बनाने के लिए कम से कम सीट चाहिए वो 275 चाहिए और आप 272 सीट पर चुनाव लड़ 272। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश में जो, मैं अपनी आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम लोग कुछ टिप्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे और उनकी लॉन्चिंग करेंगे। सो आईटी टीम कृपया जरा शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, प्लीज मुखिया को 1 लाख, 8,500 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष और 8,500 करो शुरू करो। उनका जीवन भारत और उसके लोगों को समर्पित है। आनंद शर्मा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विचारक और प्रखर वक्ता है।
उनकी बुलंद आवाज राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनी जाती है और वे हमेशा अपने राज्य हिमाचल प्रदेश और उसके लोगों के लिए काम करते हैं। उनका योगदान कानून निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। एक कुशल प्रशासक, नीति निर्माता और संस्था निर्माता आनंद शर्मा ने एक यूनियन कैबिनेट मंत्री, परिपक्व सांसद और विपक्ष के वरिष्ठ नेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आनंद शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1953 को शिमला में हुआ। उनके माता पिता श्रीमती प्रभा और श्री पूरन आनंद शर्मा ने उन्हें एक पवित्र और शिक्षित परिवार में पाला बड़ा किया, जो मानवता की सेवा में दृढ़ता से विश्वास करता है। उनके परिवार में सकारात्मक सोच, करुणा और सम्मान की भावना समान है। विरासत में मिले उन मानवीय मूल्यों ने आनंद शर्मा जीवन में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हार्वर्ड स्कूल शिमला से प्राप्त की और उसके बाद शिमला से उच्चतर माध्यमिक पढ़ाई। बाद में उन्होंने एसएमयू कॉलेज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य और राजनीति विज्ञान के स्नातक पढ़ाई। हिमाचल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्रशिक्षण और पेशे से वकील आनंद शर्मा ने 1977 के बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक वकील के रूप में पदार्पण किया। आनंद शर्मा भारत के छात्र और युवा आंदोलन के प्रमुख और गतिशील नेता रहे। संस्थापक सदस्य रहते हुए उन्होंने 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र विभाग NSUI में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1978 से 1981 के चुनौतीपूर्ण समय में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व किया। उनकी विशेष प्रतिभा और लगनशीलता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको हिमाचल से राष्ट्रीय स्तर के राजनीति के लिए चुना। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर काम किया। ये उनके नेतृत्व गुणों, संपन्न और कांग्रेस के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की पहचान थी। आनंद शर्मा को भारतीय युवा आंदोलन को वैश्विक दृष्टिकोण देने का श्रेय जाता है। आनंद शर्मा को 1985 में प्रथम वर्ल्ड निरपेक्ष युवा सम्मेलन और 1987 में अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस की 75वीं वर्षगांठ पर रंगभेद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के सफल आयोजन का श्रेय जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के अध्यक्ष थे लगभग 84 देशों और 9 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वर्ल्ड यूथ एक्शन अगेंस्ट अपार्थाइड की संस्था की स्थापना की गई और आनंद शर्मा को इस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आनंद शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में हुए महत्वपूर्ण संघर्ष में भाग लिया और भारतीय रंगभेद विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने रंगभेदी राज्य सत्ता के खिलाफ अनिवार्य प्रतिबंधों के लागू होने में वैश्विक स्तर पर हिस्सेदारी की। अपनी मातृभूमि हिमाचल प्रदेश की सेवा में आनंद शर्मा ने महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में योगदान दिया। फरवरी 2009 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कावड़धारी दरन जिला मंडी, मार्च 2007 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला, IIT के क्षेत्रीय केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड शिमला, यूनियन मंत्री के रूप में निफ्ट राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर धर्मशाला की स्थापना सुनिश्चित की। वस्त्र मंत्री के रूप में विस्तार और आधुनिक कैंपस की विशेष संसाधनों का आवंटन किया। चाय बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय का निर्माण, कामला चाय के प्रचार के लिए वैश्विक अभियान और चाय संग्रहालय पालनपुर, औद्योगिक पार्क जैसे पंडोला जिला ऊना, कांकोड़ी जिला कांगड़ा, लड़ाऊ में मसाला, संयुक्त पैक हाउस फॉर कलरी हर्ब्स घुमाना, फल और सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग हाउस, कौशल प्रशिक्षण केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट करवाना, अपशिष्ट उपचार संयंत्र बद्दी, हिमाचल प्रदेश राज्य के
निरंतर विशेष औद्योगिक पैकेज निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने निवेश और परिवहन सब्सिडी, शिल्पकारों और बुनकारों के निर्माण का विशेष पैकेज, हस्तशिल्प और हस्तकला सेवा और कारपेट बुनाई, नार और घुमाने में वस्त्र प्रशिक्षण और डिजाइन सेंटर, रेशमकारी क्षेत्रीय रेशमकारी अनुसंधान स्टेशन घुमाने, रेशमकारी क्षेत्रीय प्रसार केंद्र घुमाने और कानपुर। राज्यसभा सदस्यता के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कई परियोजनाओं के लिए एमपी लैंड्स फंड का उपयोग किया। आदर्श विभाषण और देखभाल मशोबरा, शिमला, शांति निकेतन बांद्रा, सुबह, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक नए ब्लॉक का निर्माण, हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी सेंटर, महिला मंडल भवन और पंचायत भवनों की स्थापना, मॉनेस्ट्री की पुनर्स्थापना, धर्मशाला, स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण, पटलीपुरम परियोजना, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल पुस्तकालय की स्थापना। उन्होंने जनवरी 2006 से मई 2014 केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला, जैसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वस्त्र मंत्री, विदेशी मामलों के राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री। विदेश मंत्री के रूप में आनंद शर्मा ने अफ्रीकी महाद्वीप और अफ्रीका संघ के साथ भारत की साझेदारी को संस्थापित बनाया। 2008 में नई दिल्ली में पहला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और 2011 में एडिस अबबा इथियोपिया में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में हुए ऐतिहासिक भारत संयुक्त राज्य परमाणु सहयोग समझौता और परमाणु आपूर्ति समूह में भारत विशिष्ट छूट के लिए वैश्विक सहमति बढ़ाने में आनंद शर्मा सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इससे एनएसजी वैश्विक परमाणु व्यवहार भारत के एकीकरण का प्रशस्त होता है। Last year, the Prime Minister signed a joint statement. The July 18 statement, implicit in that was a recognition of the fact that India is a country with an advanced nuclear technology, India is a country with a dedicated military nuclear program, and Indian scientists are in a position to work along with the scientists rest of the world for future generation technologies. आनंद शर्मा बहुपक्षीय राजनीतिक मंचों से जुड़े एक साथ भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य समूहों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के कार्यकाल में रक्षा, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, एयरलाइंस, दूरसंचार, बहुब्रांड रिटेल और एकल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की शुरुआत की। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में आनंद शर्मा ने 2011 में भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पहली राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से बढ़ाकर 25% करना और 10 करोड़ कुशल नौकरियों का सृजन करना। इसके अंतर्गत 16 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र अधिसूचित किए गए और ग्रीनफील्ड एकीकृत विनिर्माण शहरों की स्थापना की गई। उद्योग मंत्री के उनके कार्यकाल में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दक्षिणी औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु चित्रदुर्ग औद्योगिक गलियारा और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा शुरू किए गए। संस्थान निर्माण में भी उनकी भूमिका को पहचाना गया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की प्रमुख विस्तार और जोधपुर, विजयवाड़ा और कुरुक्षेत्र में 4 नए आईआईटी की स्थापना की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने रायबरेली, जोधपुर, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के आधुनिक कैंपस की स्थापना की। साथ ही रायबरेली, अमेठी और जोधपुर में फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के भी नए कैंपस की नींव रखी। उन्होंने राष्ट्रीय निवेश नीति के मंत्री के रूप में काम किया और रक्षा और नागरिक उड्डयन सहित एफडीआई के कई क्षेत्रों को विस्तारित किया। भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की अनुमति है और मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी निवेश में टेक ओवर ई-बेस परियोजना की शुरुआत के माध्यम से व्यापार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत
विदेशी निवेशकों की एक महत्वपूर्ण विकल्प है और 5 साल के कार्यकाल के दौरान देश ने एफडीआई के रूप में 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। उन्होंने देश को एक दूरदर्शी विदेश व्यापार दी जिससे स्थिरता और भविष्य की पूर्वानुमानी सुनिश्चित हो। इससे सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ और 2010 से 2014 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 2 गुना हो गया। दिसंबर 2013 में वाणी में आनंद शर्मा नवी WTO मंत्रित्व बेटा वे महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य सुरक्षा की, खाद्यान्न के सार्वजनिक स्टॉक रखने के, भारत और विकासशील देशों के अधिकार का बचाव किया। उनके प्रयासों से गतिरोध को समाप्त करने के लिए समाधान पर बातचीत कायम रही। वाणी मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम स्वरूप व्यापार सुविधा समझौता सहित WTO की स्थापना के बाद पहला समझौता हुआ। भारत के अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में उन्होंने प्रमुख भागीदार देशों के साथ संयुक्त आयोगों की सह अध्यक्षता की। उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की है और विभिन्न महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों का दौरा किया है। उन्होंने 45 से अधिक देशों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, WTO और दावोस विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, आसियान, यूरेशिया, मर्कोसुर और पूर्वी एशिया क्षेत्र सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों, वैश्विक थिंक टैंक और आर्थिक और तकनीकी मामलों के संस्थानों में व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने नवंबर 2014 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक स्वीकृत विश्व राजनेता की 125वीं जयंती मनाने के लिए दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन में उल्लेखनीय योगदान दिया। कपड़ा मंत्री के रूप में उन्होंने हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र और रेशम उत्पादन के पुनरुद्धार के लिए 6,700 करोड़ रुपए के 2 समर्पित पैकेजों के साथ मजबूत हस्तक्षेप किया। इसमें बुनकर सहकारी समितियों को ऋण मुक्त, कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता भी शामिल है। उन्होंने कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प ट्रस्ट और कालीन बुनाई केंद्रों की स्थापना का भी विरोध है। उन्हें भारत और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, जिसमें खाना खिलाने जॉन फूड द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रोड और 2009 में आइवरी कोस्ट नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट शामिल है। 2011 दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के पहले आगमन 150 वर्षोत्सव के अवसर पर उन्हें भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने में योगदान के एक विशेष पुरस्कार दिया गया था। 5 दशकों के सार्वजनिक जीवन में उनके उल्लेखनीय योगदान, विधिगत पहल और संस्थान निर्माण को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ऑडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमेशा आनंद शर्मा के कार्यों को प्रोत्साहित और उनका समर्थन किया है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम करने और उन्हें अच्छे से जानने का मौका मिला है। वह भारत में किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। जून 2014 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता के रूप में सेवा की। क्या ये सोच समझ के सरकार ने तय किया था कि 86% पैसा जो बाजार के अंदर हेलीकॉप्टर के और विकास लकड़ी पैसा है पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी, केवल अपराधी काला बाजारी और नकली नोट रखने वाले आपने देश के सबको अपराधी कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य होने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों को भी संभाला। वह कांग्रेस पार्टी की विदेश मामलों की कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आनंद शर्मा का विशेष नेतृत्व माना और दिमाग क्षेत्र में हमेशा से रहा है। वे ऑक्सीजन और संबंधों की नाम पर रचनात्मक जागरूकता के भारत से पहले ऑक्सीजन से इंटरेक्शन और प्रशिक्षण की स्थापना में सक्रिय रहे। इसके साथ बोलो अभी चाय नहीं सर्व कर रहे मानसिक
और मुस्लिम व्यक्तियों के आनंदा नामक आवासीय एजुकेशन सेंटर की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही। ऑडियो आया। 5 दशक की साक्षर हर तबके की आवाज आनंद शर्मा आपके साथ महिलाएं, किसान, वीर जवान और नौजवान हाथ बदलेगा सबके हाथ। इरादे मजबूत निर्भीक आवाज आनंद शर्मा ने कांगड़ा और चंदा किया। ऑडियो लगा दो। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर तो रहेंगे तो कांगड़ा जिला जो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र तक क्या कांग्रेस को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो लोकसभा चुनाव कर सके? तो इससे बढ़िया चेहरा और क्या हो सकता है? कोई कांगड़ा से कोई ऐसा तो कांगड़ा के ही तो हैं ये, आपने देखा।